कि क्या आपको लगता है कि ये विषय एक महिला के गुजारे भत्ते का है, एक महिला की इंडिपेंडेंस का है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देख के, शरीयत के चश्मे से देख के इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? अमीश जी, ये बहस मेरी समझ से बाहर है, इसलिए कि 125 सीआरपी के केसेस में 2001 से मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को बराबर गुजारा भत्ता मिल रहा है। आप कहें तो हजारों की तादाद में फाइल्स ला के आपको फैमिली कोर्ट से दिखा दूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप ये बात कह रही हैं फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए मैडम, क्योंकि कासिम रसूल इलियास हैं जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कह रहे हैं ये फैसला शाहबानो का रिपीटिशन है। ये जो फैसला है वो शरीयत के खिलाफ है और मुसलमान जो है वो शरीयत से पाबंद है हर कीमत पर। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि 1002 से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ मैडम। 2001 सॉरी, मैं भी जानकारी आपको दे रही हूँ कि 2001 से शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि फैमिली कोर्ट से आप कह रही है कि हर महिला को चाहे स्वागत है ना। फिर स्वागत को तो आप देखिए, एक बात बता दीजिए कि जो ऑलरेडी मिल रहा है उस पे इतना उधम मचाने की बात क्या है? ये तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। फिर बराबर मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। मुझे कोई सा ऐसा फैमिली कोर्ट का आप ऐसा करिए, डेटाज लिखवा के निकालवा लीजिए कि जो मुस्लिम महिला को नहीं मिला हो, हर मुस्लिम महिला को मिल रहा है। इसमें कोई मतलब मेरे ये बात उधम समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या नया फैसला आया है। नहीं तो ये तो बिल्कुल बात आपने तो नई नवेली बात ही कर दी है। तो ये बात आपको शफीक कासमी, एसटी हसन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रियदर्शनी हकीम टीएमसी की पार्टी की नेता, वो तो कह रही है औरत को कहां पहुंच जाना चाहिए। अगर कल को मेरा तलाक हो गया तो मुझे इसकी दिल में तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इसे सोचने के हमारा कोई मामला ही नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी की बीवी करप्ट है और उसके अवैध संबंध है, उसके बाद उसने उसे तलाक दे दिया, उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा? एसटी हसन तो पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है मैडम, आप कह रही हैं कि ये सब कुछ 2001 से हो रहा है, तो जब 2024 में एक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नखोदा मस्जिद की शफीक कासमी, एसटी हसन, प्रियदर्शनी हाकिम, उदित राज, क्या तकलीफ क्या है? फिर दिक्कत क्या है? बोलने की आजादी है सबको। सुबुई खान जी, ये 2001 से हो रहा है, नई बात तो है नहीं है जी। देखिए अमीश, जो सिचुएशन मुसलमान महिलाओं के साथ 1984 में थी, अनफॉर्चुनेटली वही सिचुएशन मुसलमान महिलाओं के साथ 2024 में है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। दुनिया की दूसरे कम्युनिटीज़ की बच्चियाँ चांद पे पहुँच गई हैं और हमारी बच्चियाँ गुजारे भत्ते के लिए लड़ रही हैं 1984 से 2024 तक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक देश में तो पैसे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, ये टीएमसी की प्रियदर्शनी हाकिम कह रही है। अमीश, मैं ये जो क्षुद्र बहुत फुटकर राजनीतिक बयान होते हैं ना, मैं इनमें पढ़ने के बजाय एक बड़े मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। ये डिबेट्स हमें तब तक करनी पड़ेंगी जब तक देश में पर्सनल लॉज के नाम पर अपराध होते रहेंगे। किसी भी कंट्री में नहीं होता है। आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, आप रशिया जाइए, जो लॉ ऑफ लैंड होती है वो सभी नागरिकों पर इक्वली अप्लाई होती है। मुसलमान भी अगर इन कंट्रीज में रहेंगे तो वहां के सारे कानून मानेंगे। लेकिन भारत में ही ऐसा होता है कि नहीं जी, मुसलमानों की पर्सनल लॉ है, मुसलमान शरिया के हिसाब से चलेगा। और अगर कोई मुसलमान बच्ची ये पूछे कि चलो मैं मान भी लेती हूँ शरिया, क्या है वो शरिया, तो वो शरिया कोडिफाइड भी नहीं है। एक सवाल तो आपको आज न्यूज़ 18 के माध्यम से उठाना चाहिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या भला? कोई भी कानून कहलाने के लिए कोडिफाइड होता है। आपके पास तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड भी नहीं है। आप कुछ भी करते हैं मुसलमान बच्चियों के साथ पर्सनल लॉ के नाम पर। ओके। मेरा राशिद शरीफ है। राशिद शरीफ, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। प्रश्न ये है कि जब ये 2001 से अमित जी साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जी, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ऑल इंडिया से, लेकिन जब ये 2001 से ही प्रैक्टिस हो रहा है तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है राशिद साहब, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? सर, आप
दिक्कत कुछ नहीं है अमित जी। मेरा एक सवाल ये है कि क्या हमारा इस्लाम कमजोर है या मुकम्मिल नहीं है जो ये कोर्टों में फैसले इस तरीके से आ रहे हैं? जो मेरी बहन कोर्ट को गई अपने गुजारा भत्ता के लिए गई, अगर उसको है सो अगर इस्लाम की पूरी है सो जानकारी होती तो वो सीधा है सो खजात के दफ्तर में जाती, खजात के दफ्तर में अपना जो भी मसला है वो हल कराती। वहां पे है सो अमित जी जो तलाक होने के बाद हमारे इस्लाम, एक मिनट सुनिए यार, एक मिनट सुनिए। हमारे पास इस्लाम में अगर तलाक होने के बाद एक महर की रकम होती है, वो महर की रकम देने के बाद अगर वो औरत आजाद हो जाती है या आजाद कर दी जाती है तो हमारा उसका क्या ताल्लुक है उसके बाद? हाँ, अगर बच्चे हैं तो हमारा ताल्लुक है, बच्चों से हमारा ताल्लुक है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, बच्चों का मुस्तकबिल पूरा तो बाप पे आपकी राय में कोर्ट ही नहीं जाना चाहिए था। आप है सो इस तरीके के, तो आपकी राय में कोर्ट ही नहीं जाना चाहिए फैसले अगर आते रहेंगे। आप कह रहे हैं उनको कोर्ट ही नहीं जाना चाहिए था। जिस संविधान की दुहाई दी जाती है उस संविधान के दायरे में जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए उनको, ये कह रहे हैं आप? सर शरिया लॉ है, मुसलमान फॉलो करता है अमित जी, ये हर मुसलमान हिंदुस्तान का फॉलो, और ये बनाए ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सिर्फ ऐसो आप हिफाजत के लिए बना है, इस्लाम की हिफाजत के लिए बना है। कोई ऐसा फैसला आएगा तो उन्होंने बात करेंगे, उन्होंने आगे बढ़ेंगे। सुबुई, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, मैडम एक मिनट, राशिद साहब सुबुई खान सवाल पूछेंगे आपसे। मेरा आपसे एक सवाल अपनी बात को रखिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पर्सनल लॉ को मैं सम्मान दे दूंगी, मान्यता दे दूंगी अगर वो कोडिफाइड है। क्या आपके पास आपकी पर्सनल लॉ कोडिफाइड है या जबानी आप लोग कुछ भी कर देते हैं उलेमा बैठकर मुसलमान बच्चियों के साथ? एंड इफ इट इज नॉट कोडिफाइड देन इट फेल्स टू बी कॉल्ड अ लॉ। जवाब ले लेते हैं अब शांत, अब आप जवाब। अगर आप इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टारगेट पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया जा रहा है, ये टारगेट शरिया लॉ को बनाया जा रहा है, ये टारगेट मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मैडम अगर सुनिए, अगर आज अगर हम एक नहीं हुए इस तरीके से हमले बराबर होते रहेंगे। इस तरह ट्रिपल तलाक का हुआ मसला, हिजाब का मसला हुआ, ये सब हमारे तरफ से हो रहे हैं, पूरे हमारे पे हमले हैं ये। आप क्या बोल रहे हैं कि अब अगर हम एक नहीं हुए, अगर हम एक नहीं हुए इस तरह के हमले होते रहेंगे? आप मेरे को बताइए, ये क्या है? भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम एक नहीं हुए तो इस तरह के हमले होते रहेंगे? हिजाब का मसला है खाली। अरे ईरान तक में हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है, कवर करके है या हिजाब के इर्द गिर्द तकलीफ होती है और मुस्लिम महिलाओं को घुमाना चाहते हैं आप। ओके, मैं एक सेकेंड, मुझे सुबुई खान का रिएक्शन लेना। सुबुई जी, मेक योर पॉइंट। जी अमीश, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज मुस्लिम समाज के कुछ पितृसत्तात्मक मानसिकता के ऐसे पुरुष जिन्होंने इस्लाम का मजाक बना दिया है, ये पर्सनल लॉस के नाम पर बच्चियों के साथ अपराध करते हैं। ये कहते हैं कि 12 साल की बच्ची के साथ भी निकाह जायज है। ये कहते हैं कि शरिया में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। क्या ये पॉक्सो एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन नहीं है? ये लोग मिसियार निकाह को जायज करार देते हैं। जो ट्रैवलर्स मैरिज है, अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके छोड़ के जाते हैं, ये लोग उसको जायज करार देते हैं। ये लोग बहु विवाह को जायज करार देते हैं, हलाला को जायज करार देते हैं, मुर्गे को जायज करार देते हैं। किसी मजहब का मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा है औरतों की आजादी का। ओके, जवाब राशिद। जब तक 18 साल की बच्ची नहीं हुई उसका रिश्ता ही नहीं आता। 4 शादियां 40 बच्चे कहाँ हैं बताइए? 2 बीवियां 12 बच्चे कहाँ हैं बताइए? खाली बस टीवी पे बैठना बकवा करना, यही काम आप लोगों का। 18 साल से कम बच्ची का निकाह नाजायज है। आप ये नेशनल टीवी पे कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से 18 साल से कम उम्र की बच्ची का निकाह नाजायज है। ओके, यास्मीन फारूकी भी कुछ कहना चाह रही है, इनका जवाब तो ले लीजिए। ओके, राशिद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग है सो मैडम सिर्फ हम शरिया लॉ की बात कर रहे हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही तो शरिया लॉ की बात हो रही। शरिया लॉ का हिफाजत करना हर मुसलमान का अव्वलीन फर्ज है। छोड़िए, जाने दीजिए। ओके, मैं यास्मीन फारूकी शरिया लॉ को फॉलो करते हैं मैडम, शरिया लॉ पे चलते हैं मैडम। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके रशीद साहब, शरिया लॉ पे होता। देखिए जैसे एक सेकंड आपने अपनी बात को रखा, जैसे करेंगे तो ये होने नहीं देंगे। यास्मीन फारूकी, जैसे सती प्रथा को गलत कहा गया राजा राम मोहन रॉय के युग में, उसमें एक बदलाव आया, एक त्रुटि थी समाज के अंदर और उसमें एक बदलाव आया, एक पॉजिटिव चेंज आया।
शाहबानो के केस में वो एक पॉजिटिव चेंज आ सकता था, लेकिन तुष्टीकरण के कारण वो पॉजिटिव चेंज कांग्रेस की सरकार ने, उस समय के शासन ने नहीं आने दिया। लेकिन अब एक दौर आया है जब ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो आप कह रही हैं 2001 से चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी आपके सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साउथ इंडिया के नुमाइंदे बैठे हैं और वो खुले तौर पर इसे शरिया में इंटरफेरेंस बता रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग बार बार शाहबानो की बात करते हैं। मैं चाहती नहीं कि कोई ऐसी बात हो जो कड़वाहट हो। अगर मैं यही बात संथाना के बारे में कहूँ, चलिए वो फिर बोली गलत हो जाएगी और आप कहेंगे आप ट्रैक से हट रहे हैं, लेकिन बात वहीं आएगी कि संथाना के टाइम पे क्या हुआ था। चलिए, मैं तो सिर्फ एक याद दिलाने को कह रही हूँ, उस पर डिबेट में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि जब 2001 से आपको भत्ता मिल रहा है, गुजारा भत्ता, तो ये डिबेट ही क्यों है? आपको करना है, आप जो करना है करिए। और ये मैं दावे से कह रही हूँ क्योंकि अमित जी, मैंने खुद ने 10 साल काउंसलिंग की है फैमिली कोर्ट में, और मैंने देखा है कि हर मुस्लिम महिला को भत्ता मिला है और उसके